सांस अटक गई। नीचे सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा था। उसने तेजी से ब्लिंक किया, फिर बीच में लिखा नाम देखा, फिर लेफ्ट साइड की प्रोफाइल पिक्चर। कोई मिस्टेक नहीं थी, वो डेफिनेटली बेन ही था। लेकिन उसने अचानक उसे ब्लॉक और डिलीट क्यों कर दिया? विवियन कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने 2-3 बार और मैसेजेस भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही कोल्ड नोटिफिकेशन सामने आ रही थी, मैसेज फेल्ड। वो सच में ब्लॉक थी। अभी कुछ देर पहले तक उसका माइंड बिल्कुल स्टिल था, लेकिन अब उसके अंदर पैनिक की काउंटलेस वेव्स उठ रही थी। उसका लॉजिक बार बार कह रहा था कि डेफिनेटली कुछ हुआ है, लेकिन इमोशंस डेस्परेटली एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे खुद को कंफर्ट करने के लिए। सुबह तो हमेशा की तरह मुझे दूर तक छोड़ने आया था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने गुड बाय वेव भी किया था। मे बी गलती से रॉन्ग बटन प्रेस हो गया होगा। विवियन खुद को मेंटली काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कार उसकी हालत बिट्रे कर रही थी। वो एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाकर रोड पर ऑलमोस्ट उड़ रही थी। डार्क होने से पहले घर पहुंचने के लिए उसने लगातार 10 रेड लाइट्स तक इग्नोर कर दी। जब वो घर पहुंची तो विला उतना ही डेड साइलेंट था जितना छोड़ कर गई थी। इतना क्वाइट कि वो उसे अपना घर तक फील नहीं हो रहा था। उसने किचन की लाइट्स ऑन देखी और इंस्टेंटली सोचा कि बेन अंदर हैंगओवर सूप बना रहा होगा। वो प्रैक्टिकली दौड़ते हुए किचन में घुसी। स्टोव पर सच में सूप रखा था, लेकिन उसे देख रही थी मेड। विवियन को अचानक अंदर आते देखकर वो घबरा गई। जल्दी से ऑकवर्ड बाव किया और तुरंत उसके लिए सूप सर्व करने लगी। विवियन ने अल्कोहल टच तक नहीं की थी, फिर भी उसने सूप का एक सिप लिया। अगले ही सेकंड उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। टेस्ट फैमिलियर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने तुरंत पूछा, हैंगओवर सूप मास्टर ने नहीं बनाया? यंग मेड की साफ आंखें पैनिक से फैल गईं। वो हकलाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस, मास्टर ने मूव आउट होने से पहले मुझे सूप बनाना सिखाया था, लेकिन मुझसे प्रॉपर्ली रिमेम्बर नहीं हुआ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं फ्रेश बैच अभी बनाती हूँ। लेकिन उस पूरे सेंटेंस में विवियन के दिमाग ने सिर्फ 3 वर्ड सुने, मूव आउट होने से पहले। उसकी वायलेंटली धड़कती हार्ट बीट जैसे सीधे किसी एंडलेस डार्क एबिस में गिर गई। वो कब मूव आउट हुआ? आज सुबह आपके निकलने के बाद। विवियन ने पूरे घर का हर एक कॉर्नर छान मारा, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी, बाथरूम्स, हर जगह। लेकिन बेन का एक भी ट्रेस नहीं बचा था, जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। घर में उठी इस हलचल को सुनकर बटलर भी जल्दी से आ गया। उसने विवियन का पैनिक से टूटा हुआ एक्सप्रेशन देखा, फिर आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो इतने दिनों से उसके अंदर अटका हुआ था। मिस, आपने मास्टर के साथ डिवोर्स एग्री क्यों किया? डिवोर्स, ये वर्ड सुनते ही विवियन को लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई। बेन ने कभी उससे डिवोर्स की बात नहीं की थी, फिर सबको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो डिवोर्स चाहती है? उसने फ्रेंटिकली पिछले कुछ दिनों की सारी मेमोरीज जोड़नी शुरू की। कैफे में बेन का वियर्ड बिहेवियर, वो प्लेन टिकट जिसे उसने ठीक से देखा तक नहीं, सुबह उसके क्रिप्टिक वर्ड्स, मैंने तुम्हें वो दे दिया जो तुम चाहती थी। उस लाइन को याद करते ही विवियन का पैनिक और एक्सप्लोड हो गया। उसने तुरंत सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि बेन की लोकेशन ट्रेस करो, और खुद कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो उस पुराने अपार्टमेंट में गई जहां बेन शादी से पहले रहता था, लेकिन वहां विंडोज तक सील्ड थी। नेबर्स ने बताया बेन कल वापस आया था, बहुत सारी चीजें फेंकी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहा हो। तभी उसके फोन पर सेक्रेटरी का टेक्स्ट आया, बॉस, पता चला है मास्टर ने हाफ मंथ पहले सैन फ्रांसिस्को की टिकट बुक की थी। उनकी फ्लाइट आज सुबह थी, अब तक शायद लैंड भी कर चुके होंगे। सैन फ्रांसिस्को मतलब बेन सिर्फ घर छोड़कर नहीं गया, वो कंट्री छोड़कर चला गया। ये रियलाइज होते ही विवियन के दिल में बोन चिलिंग कोल्डनेस फैल गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि बेन अचानक डिवोर्स क्यों चाहता है और बिना कुछ बोले डिसअपियर क्यों हो गया। उसका हस्बैंड बनना, उसके पास रहना, क्या यही तो हमेशा से नहीं चाहता था? सेक्रेटरी को तुरंत यूएस की फ्लाइट बुक करने का ऑर्डर देने के बाद विवियन वापस कार में बैठ गई, लेकिन उसने ड्राइव नहीं किया। वो बस सीट पर सिर टिकाकर ब्लॉक चैट स्क्रीन को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूरती रही। पूरा दिन चार्ज न होने की वजह से फोन पर लो बैटरी वार्निंग फ्लैश हुई। उसने चार्जिंग केबल निकालने के लिए ग्लव कंपार्टमेंट खोला, तभी उसकी नजर उस डॉक्यूमेंट फोल्डर पर गई, वही फोल्डर जो 1 महीने से वहीं पड़ा था। इस बार उसने आखिरकार उसे खोल दिया। अगले ही सेकंड उसकी आंखें फ्रीज हो गई। ऊपर बड़े लेटर्स में लिखा था, डाइवोर्स एग्रीमेंट। विवियन के हाथ अनकंट्रोलेबली कांपने लगे, फिर भी उसने खुद को फोर्स किया और पेज बाय पेज पढ़ना शुरू किया। आखिरी पेज तक पहुंचते ही उसकी सांस रुक गई। वहां उसका खुद का हैंडरिटन सिग्नेचर था। विवियन पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसका सिग्नेचर डिवोर्स एग्रीमेंट पर, लेकिन उसे साइन करने की एक भी मेमोरी क्यों नहीं थी? उसका दिमाग ओवरड्राइव में चला गया। वो इग्नोर्ड डिटेल्स को जोड़ने लगी। ये एग्रीमेंट उसे बेन ने दिया था और सिर्फ एक बार उसने उससे बिना देखे कुछ साइन करवाया था। 1 महीने पहले उस रात बेन ने कहा था कि वो उसे गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसके पास देखने का टाइम नहीं था। उसने बस कैजुअली साइन किया और चली गई। बेन ने एग्रीमेंट उसकी कार में रख दिया था और बार बार पढ़ने के लिए रिमाइंड भी किया था। एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका था। एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग बन चुका था और उसने उसे एक बार भी खोलकर नहीं देखा। विवियन के हाथों में पकड़े वो कुछ पेजेस अब 1000 पाउंड जितने भारी लग रहे थे और सिर्फ इसी मोमेंट में उसे फाइनली समझ आया बेन क्यों चला गया। उसने इस मैरिज में विवियन के रेस्टलेस वेवरिंग हार्ट को देख लिया था। उसे लगा विवियन इवेंचुअली चैड के पास वापस चली जाएगी और उससे डिवोर्स कर देगी, इसलिए उसने खुद पहले लीव करना चूज किया और उसका ये सो कॉल्ड गिफ्ट यही डिवोर्स एग्रीमेंट था। उसने सोचा वो विवियन को उसकी फ्रीडम वापस दे रहा है।
आखिरकार बेन ने वही डिसाइड किया जो ऑब्सेशन विवियन सालों से छोड़ नहीं पा रही थी, उसे खुद अपने हाथों से पूरा कर देगा। जब प्लेन सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुआ तब वहां लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर हो चुकी थी। मैं रोड पर उतरते ही मेरी मुलाकात डायना से हुई, मेरी फॉर्मर प्रोफेसर जिससे मिले हुए काफी टाइम हो गया था। कॉलेज के सीनियर ईयर में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। 3 साल की नॉनस्टॉप मेहनत के बाद उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी सॉलिड जगह बना ली थी और अब ऑफिशियली मैंने उन्हीं की कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से मैं अब्रॉड आया था। अर्ली 30s में होने के बावजूद डायना हमेशा स्टूडेंट्स के साथ बेहद अप्रोचेबल रहती थी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद भी उनका डाउन टू अर्थ वाइब बिल्कुल नहीं बदला था। मुझे देखते ही उन्होंने एक्साइटेड होकर हाथ हिलाया। बेन, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने लगेज उनकी तरफ पुश किया और हल्का स्माइल किया। मिसेस डायना, लॉन्ग टाइम नो सी। वो तुरंत हंस पड़ी। मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। अब ये मिसेस मिस सेफ क्या लगा रखा है? अगर तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे तो अब से मुझे सिर्फ डायना बुलाओ। उनका वार्म स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी इस अनफैमिलियर फॉरेन लैंड में मेरे लिए इंस्टेंट कंफर्ट जैसा था। मैंने भी फॉर्मेलिटी छोड़ दी। ठीक है डायना। वो सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराई और मुझे कार की तरफ ले गई। न्यू अपार्टमेंट जाते वक्त हम दोनों काफी देर तक पुराने दिनों की बातें करते रहे। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, ग्रेजुएशन, सब कुछ। पूरा रास्ता नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कैजुअली पूछा, बेन, हाफ ईयर बिफोर ग्रेजुएशन मैंने तुम्हें यूएस आने का ऑफर दिया था, तब तुमने साफ मना कर दिया था। अचानक अब माइंड कैसे चेंज हो गया? उनका सवाल सुनते ही मेरी गेजें एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, लेकिन मैंने जल्दी खुद को नॉर्मल कर लिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने धीरे से कहा, तब मुझे खुद नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है और फैमिली रीजंस की वजह से भी अब्रॉड नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब शायद मैंने थोड़ा सोच लिया है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, तो लगा कि क्यों ना बस एक बार स्टेप आउट करके देखूं। हु नोस, शायद बाहर निकलकर मुझे कुछ नया मिल जाए। डायना एक्सपीरियंस इंसान थी। उन्हें अच्छे से पता था कि सोसाइटी में एंटर करते ही यंग लोग अक्सर लॉस्ट फील करते हैं। उन्होंने मेरी करंट मूड तुरंत समझ ली और कंफर्टिंग टोन में बोली, लाइफ स्टेप बाय स्टेप समझ आती है। मुझे ही देख लो, सालों तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर रियलाइज हुआ कि आइवरी टावर मेरे लिए नहीं है। तभी बाहर निकलकर दुनिया देखने चली आई। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, लॉस्ट फील करना नॉर्मल है, लेकिन जब तक पहला ब्रेव स्टेप लोगे मुझे पूरा विश्वास है कि इवेंचुअली तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। उनके वर्ड सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग को चिल पिल दे दी हो। मैं काफी रिलैक्स्ड फील करने लगा। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद डायना मुझे ऊपर ले गई। स्टैंडर्ड 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद लाइटिंग सरप्राइजिंगली अच्छी थी। नीचे सुपरमार्केट भी था। क्लीन और टाइडी रूम देखकर मेरी सारी ट्रैवल फटीग धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। डायना ने मुझे पूरा अपार्टमेंट दिखाया, जरूरी चीजें समझाई, फिर ऑलमोस्ट घसीट कर मुझे खाना खाने बाहर ले गई। डिनर के बाद हम सुपरमार्केट गए और डेली नेसेसिटीज खरीदी। मुझे वापस अपार्टमेंट छोड़ने के बाद उन्होंने और डिस्टर्ब नहीं किया, बस अपना एड्रेस दिया और चली गई। मैंने शावर लिया और बेड पर लेटकर बाहर डार्क होते आसमान को देखने लगा। सब कुछ अनरियल सा लग रहा था। कल इसी टाइम मैं जिंगबे विला में ब्लैंकेट में रैप्ड होकर हेवी स्नो देख रहा था और आज मैं ओशन क्रॉस करके दूसरी सिटी में अपनी सिंगल लाइफ स्टार्ट कर चुका था। रूम बेहद क्वाइट था और धीरे धीरे ब्लर होने लगे और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। उस रात मैंने एक ड्रीम देखा, नहीं, ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम। मैं विवियन की वेडिंग में बैठा था, लेकिन इस बार चैड भागा नहीं था। उसने विवियन से शादी कर ली थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें रिंग्स एक्सचेंज करते देखा, लाइफ लॉन्ग साथ रहने की वाउज लेते देखा। हजारों लोगों के चीयर्स और किसेस के बीच मैं क्वाइटली चैपल छोड़कर बाहर निकल गया। फिर वापस उसी साइलेंट कॉलेज कैंपस में लौट आया, जहां मैंने खुद को पढ़ाई में कंप्लीटली बरी कर दिया। ग्रेजुएशन के 3 साल बाद मैं यूएस चला आया, नई जिंदगी शुरू की और कभी वापस नहीं गया। उस छोटी सी जिंदगी में विवियन के साथ मेरा सिर्फ 4 साल का कॉलेज कनेक्शन था। उसके बाद हम पूरी तरह स्ट्रेंजर्स बन गए। मैं उसकी लाइफ में बस एक रैंडम मेल क्लासमेट बनकर रह गया, जिसका नाम तक उसे याद नहीं था। शायद ड्रीम बहुत ज्यादा विविड था, इसलिए अगले दिन उठने के बाद भी मैं थोड़ी देर रियलिटी और ड्रीम के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। मैं नून तक अकेला सोफा पर ब्लैंक बैठा रहा। तभी डायना के कॉल ने मुझे पूरी तरह रियलिटी में वापस खींच लिया। बेन, उठ गए, मैं नीचे हूँ, चलो निकलते हैं। नीचे पहुंचकर जैसे ही मैंने डायना की कार का पैसेंजर डोर खोला और अंदर बैठने के लिए झुका, मुझे वेगली बैक सीट में कोई बैठा दिखा। पोलाइटनेस की वजह से मैंने ज्यादा स्टायर नहीं किया, लगा डायना खुद इंट्रोड्यूस कर देंगी, लेकिन सीट बेल्ट बांधने के बाद भी बगल वाला इंसान साइलेंट रहा। तभी पीछे से एक फैमिलियर आवाज आई। नींद ठीक से आई। वो वॉइस सुनते ही मैंने इंस्टेंटली सिर ऊपर उठाया। रियर व्यू मिरर में जो फेस दिखा उसे देखकर मेरी सांस ऑलमोस्ट रुक गई। विवियन, सिर्फ एक दिन हुआ था मिले बिना, लेकिन वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड लग रही थी, जैसे उसने कई रातों से ठीक से स्लीप ना की हो। फिर भी मुझे देखने वाली उसकी आंखें क्लियर और अनवेवरिंग थी। एक सेकंड में 1000 सवाल मेरे गले तक आ गए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कहां से शुरू करूं। आखिर में मैंने सिर्फ साइलेंस चूज किया। कार के अंदर डेड क्वाइट एटमॉस्फेयर फैल गया। लगभग 1 मिनट बाद डायना को भी ऑकवर्ड वाइब समझ आ गई। उन्होंने जल्दी से माहौल नॉर्मल करने की कोशिश की। ये तुम्हारी क्लासमेट विवियन है, पहचान नहीं पाई क्या? वो अभी अभी प्लेन से उतरी और मुझे कॉल किया। मैंने सोचा तुम लोग क्लासमेट्स हो तो क्यों ना साथ में कुछ खा लिया जाए। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बेन, प्रॉब्लम ऑफ कोर्स थी, लेकिन डायना के सामने, जो हमारी पूरी मेसी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मैं सीन क्रिएट नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने खुद को फोर्स करके काम रखा। फेक स्माइल दी और कैजुअली बोल दिया, जो आपको ठीक लगे वही फाइन है। वैसे भी थोड़ा जेट लैग है, सिर हेवी लग रहा है। डायना मुस्कुराई, लाइटली सिर हिलाया और बोली, इजी लो थोड़ा। फिर वो पीछे बैठी विवियन की तरफ मुड़ गई। विवियन, तुम ठीक हो? चाहो तो पहले तुम्हें कहीं रेस्ट के लिए छोड़ दूं, बाद में मिल लेंगे। विवियन ने लगभग 30 घंटे से प्रॉपर्ली स्लीप नहीं किया था, लेकिन उसे पता था अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। नो नीड, ऑलराइट देन, पहले खाना खाते हैं। मैंने रेस्टोरेंट पहले ही बुक कर लिया।
वैसे कॉलेज में तुम दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे ना? किसने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद सैन फ्रांसिस्को में फिर मिल जाओगे? मेरा सिर नीचे था, लेकिन फिर भी मुझे पीछे से आती वो बर्निंग गेज एक क्लियरली फील हो रही थी। मुझे पता था विवियन यहाँ क्यों आई है। वो मेरे लिए आई थी। लू ग्रुप की हेiress, फ्लावर्स और अप्लॉज के बीच बड़ी हुई परफेक्ट गोल्डन गर्ल। उसे मेरे जैसे नोबडी ने डिवोर्स पेपर्स थमा दिए थे। ऑब्वियसली वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने आंखें बंद करके टेम्पल्स रब किए, खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फील हो रहा था कि आगे फुल सोप ऑपरा अनफोल्ड होने वाला है। तभी पीछे से विवियन की काम आवाज आई। ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैं सैन फ्रांसिस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैंडल करने आई हूँ, इसलिए बेन से मिलना इनएविटेबल था। उसकी टोन सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो, लेकिन मेरे रिएक्शन को देखकर कोई भी यही सोचता कि हम बैरली एक्वेंटेंसेस हैं। इस वियर्ड डायनामिक ने डायना को विजिबली कंफ्यूज कर दिया। मतलब तुम स्पेसिफिकली बेन को ढूंढने आई हो? ग्रेजुएशन के बाद भी कांटेक्ट में थे क्या तुम लोग? काफी क्लोज हो? बस नॉर्मल। विवियन के जवाब देने से पहले ही मैंने बीच में बोल दिया। मेरे वर्ड सुनते ही विवियन की गाजें नोटिसेबली डीपन हो गई। उसने लिप्स प्रेस किए, फिर धीरे से बोली, आखिर 4 साल क्लासमेट्स रहे हैं, अभी नॉर्मल है, लेकिन फ्यूचर में इंटरेक्ट करेंगे तो क्लोज होना इनएविटेबल है। डायना ने ऑकवर्ड स्माइल दी और टॉपिक आगे बढ़ाया। वैसे विवियन, इस बार यूएस वर्क के लिए आई हो? अकेले आई हो? फैमिली नहीं आई? सुना था तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम्हारे हस्बैंड भी हमारे ही क्लासमेट थे। ये सुनते ही मेरा दिल एक बीट मिस कर गया। मेरे हाथ अननोइंगली फिस्ट में बदल गए। काफी देर की साइलेंस के बाद आखिर विवियन की स्लाइटली हॉर्स आवाज सुनाई दी। हाँ, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। मैं इस बार यूएस उसी मैटर को हैंडल करने आई हूँ। डायना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कैजुअल गॉसिप इतनी पर्सनल डायरेक्शन में चला जाएगा। पूरे टेबल पर ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। मैं ये टॉपिक कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने डिलिबरेटली बात काट दी। डायना, आज वेस्टर्न फूड है या चाइनीज? और कितना दूर है? उठने के बाद से कुछ खाया नहीं, लिटरली स्टार्विंग। डियाना ने मुझे ऐसा ग्रेटफुल लुक दिया जैसे मैंने उन्हें डिजास्टर से बचा लिया हो। वो तुरंत बोली, वेस्टर्न फूड, बस कुछ 100 मीटर्स और। ऑलमोस्ट पहुंच गए। लंच लगभग 1 घंटे तक चला। पूरे टाइम डायना ही हमारे बीच बफर बनकर कॉन्वर्सेशन संभालती रही। मैं बस चुपचाप खाना खाता रहा और विवियन अपने अंदर दबे सारे क्वेश्चंस निकलती रही। मील के बीच में ही डायना की कंपनी में इमरजेंसी आ गई। उन्हें तुरंत जाना पड़ा। वो जल्दी से बिल सेटल करके निकल गई और अगले ही सेकंड कैजुअल लंच सीधा डिवोर्स कपल स्टैंड ऑफ में बदल गया। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। मैंने स्टेक का आखिरी बाइट खत्म किया, तभी विवियन ने क्वाइटली मेरी तरफ नैपकिन बढ़ाया। मैंने लिया ही नहीं। मैं सीधे खड़ा हुआ, डिस्पेंसर से नया नैपकिन निकाला और कोल्ड टोन में बोल दिया, जो कहना है क्लियरली अभी बोल दो। विवियन का हवा में रुका हुआ हाथ वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसकी मेमोरी वाले जेंटल सॉफ्ट स्पोकन हस्बैंड से बिल्कुल अलग था। सिर्फ 1 दिन हुआ था, लेकिन मैं जैसे पूरी तरह बदल चुका था। शायद मैं बदला नहीं था, शायद उसने कभी असली बेन को देखा ही नहीं था। 3 साल की शादी में इंटीमेट मोमेंट्स को छोड़कर उसने शायद ही कभी मेरा चेहरा ध्यान से देखा हो, शायद ही कभी नोटिस किया हो कि मेरे इमोशंस कैसे बदलते हैं। मैं उसके लिए बस एक स्टिल वाटर पूल जैसा था, न वेव्स न रिपल्स, हमेशा वहीं मौजूद जहां वो मुड़कर देखे। धीरे धीरे वो भूल गई कि ये पानी कहां से आया था और क्यों उसने आगे बहना बंद कर दिया था। और जिस मोमेंट उसे इसकी आदत पड़ गई, उसी मोमेंट ये पानी अचानक फिर बहने लगा, बिना रुके, किसी दूर अनफैमिलियर जगह की तरफ। वो पैनिक में उसके पीछे भागी, लेकिन तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये पानी कभी उतना स्टिल था ही नहीं जितना उसने इमेजिन किया था, और ना ही ये सिर्फ उसके सेल्फिश डिजायर्स के लिए रुकने वाला था। जो कुछ भी वो मेरे बारे में जानती थी वो बस उसकी खुद की बनाई असम्पशंस थी। इस कंप्लीटली अनफैमिलियर बेन का सामना करते हुए विवियन जेन्युइनली पैनिक कर रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि डिवोर्स का रीजन डेफिनेटली वही है। इसलिए बात शुरू होते ही उसने सिंसियरली अपॉलॉजी दी। बेन, आई एम सॉरी, पिछले 3 सालों में मैं एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली निभा नहीं पाई। मैं तुम्हें नॉर्मल फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं दे सकी और मैंने तुम्हारी हर एफर्ट को फॉर ग्रांटेड लिया। मुझे पता था वो जेन्युइनली रिग्रेट कर रही है, उसके हर वर्ड में सिंसियरिटी थी, लेकिन स्ट्रेंजली उस लेट अपॉलॉजी से मेरे अंदर कुछ मूव नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि मेरे और विवियन के बीच सब कुछ शुरुआत से ही एक मिस्टेक था। मैं समझ चुका था मेरे और विवियन के बीच सब कुछ शुरू से ही एक मिस्टेक था, और उस मिस्टेक का एंडिंग अच्छा होना कभी पॉसिबल ही नहीं था। जिस इंसान ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वो तुम्हारे साथ पूरा घर बसाएगी, पूरी जिंदगी होल हार्टेडली बिताएगी, खुद में ही एब्सर्ड एक्सपेक्टेशन था, स्पेशली तब जब उसके दिल में हमेशा किसी और की जगह रही हो। मैंने डिवोर्स इसलिए मांगा क्योंकि फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि 3 साल पहले मेरे थॉट्स कितने रिडिकुलसली नाइव थे। मैं बस अपनी की हुई गलती करेक्ट करना चाहता था, बस इतना ही। इसका ड्यूटीज, फैमिली एटमॉस्फेयर या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था। बस डिवोर्स एग्रीमेंट फाइल कर दो, डिवोर्स सर्टिफिकेट भेज देना और पैसे ट्रांसफर कर देना, दैट्स ऑल। डॉट। मेरी आखिरी लाइन सुनते ही विवियन वहीं फ्रीज हो गई। यूएस आने वाली पूरी फ्लाइट में उसे जेन्युइनली लगा था कि अभी भी चांस बचा है। वो पूरी रात जागकर सोचती रही थी कि कैसे अपोलोजाइज करेगी, कैसे इस मैरिज को सैल्वेज करेगी, लेकिन अब जाकर उसे समझ आया कि मेरा रिजॉल्व कितना आयरन क्लैड हो चुका है। वो मेरी काम इमोशनलेस फेस को देखती रही और उसकी आंखों में पहली बार रियल पैनिक दिखाई दिया। उसकी ब्रीदिंग नोटिसेबली हैवी हो गई। क्या हमें सच में डिवोर्स लेना पड़ेगा? व्हाई? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हर वर्ड क्लियरली एम्फसाइज किया। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता था, और डिवोर्स इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। बस इतनी सिंपल बात है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैं अपार्टमेंट नहीं गया, मैं सीधा डायना की ऑफिस बिल्डिंग पहुंच गया। मुझे अकेले देखकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। विवियन कहाँ है? मैंने कैजुअली जवाब दिया।
आपके जाने के बाद मुझे कुछ काम आ गया था। वैसे भी 2 दिन बाद मुझे ऑफिशियली ज्वाइन करना है, तो सोचा ऑफिस पहले देख लो। डायना ने ज्यादा नहीं सोचा, उनका काम अभी खत्म हुआ था, इसलिए वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ मुझे कंपनी का टूर करवाने लगी। वर्क खत्म होने के बाद हमने साथ डिनर किया, फिर मैं वापस अपार्टमेंट लौट आया। फोन चेक किया तो विवियन की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी। मुझे हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद आई। अगर डिवोर्स के बारे में तुम्हारा फैसला सच में फाइनल है तो मैं उसे रिस्पेक्ट करूंगी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स डिजर्व नहीं करती थी, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, उसके लिए जेन्युइनली सॉरी। लेकिन 3 साल मैरिड रहने के बाद अगर हम अलग भी हो जाएं तो क्या हम फ्रेंड्स रह सकते हैं? फ्रेंड्स? मेरे और विवियन के बीच अब फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज बची भी थी, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि हमें अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए और फिर कभी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उसकी रिक्वेस्ट तुरंत एक्सेप्ट नहीं की। रात के लगभग 10 बजे जब मैं सोने वाला था तभी विवियन की दूसरी रिक्वेस्ट आई। इस बार साथ में नोट भी अटैच था। डिवोर्स एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेस डिस्कस करनी है, डिवोर्स रिलेटेड। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। विवियन ने कोई स्मॉल टॉक वेस्ट नहीं किया, उसने सीधे एग्रीमेंट के कुछ अमेंडमेंट्स भेज दिए, साथ में पूरा रेड लाइन डॉक्यूमेंट भी। मैंने डॉक्यूमेंट खोलकर देखा और इंस्टेंटली स्टन्ड रह गया। उसने ओरिजिनल एसेट डिवीजन बदलकर 50-50 स्प्लिट कर दिया था। मतलब डिवोर्स फाइनलाइज होते ही उसकी आधी नेटवर्थ लीगली मेरे नाम हो जाती। इतनी बड़ी फॉर्च्यून लिटरली आसमान से गिरने जैसी थी और ऑनेस्टली मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मैंने तुरंत उसे एक वॉइस मैसेज भेजा, एसेट डिवीजन वाली बात पर ओरिजिनल एग्रीमेंट ही रहने दो। तुम्हें लॉ फॉलो करके मुझे इतना सब देने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे जेन्युइनली गिल्टी फील होगा। लेकिन विवियन शायद पहले से मेरा जवाब गेस कर चुकी थी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे पता है तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं की थी। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट गिल्ट या कॉम्पेंसेशन की वजह से नहीं बदल रही, ये लॉ के हिसाब से तुम्हारा राइटफुल शेयर है। ओवरथिंक मत करो। मैंने 2-3 बार और आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन विवियन हर बार वही लॉजिक यूज करके मुझे शट डाउन कर देती। इवेंचुअली मैं टायर्ड हो गया और आर्ग्यू करने का मन ही नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे जो करना है करने दिया। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। मैंने ऑफिशियली कंपनी ज्वाइन कर ली और कॉर्पोरेट लाइफ में धीरे धीरे अडेप्ट होने लगा। 1 महीना बाद मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। उसके साथ काउंटलेस प्रॉपर्टी डीड्स, शेयर्स और दूसरे एसेट्स भी थे। बैंक अकाउंट में पड़े इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ जीरोस देखकर कुछ सेकंड्स तक मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। लेकिन आखिर में मैंने सब बस साइड में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू रखी। कोल्ड विंटर गुजर गया, स्प्रिंग आ गई। मैं रोज की तरह ऑफिस पहुंचा ही था कि डायना ने मुझे तुरंत मीटिंग रूम में बुला लिया। मीटिंग का मैं टॉपिक था डोमेस्टिक आईपी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। डिस्कशन के दौरान तय हुआ कि डायना के साथ होम कंट्री वापस जाकर नेगोशिएशन हैंडल करने के लिए एक असिस्टेंट चुना जाएगा। तभी अचानक डायना ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेन तुम मेरे साथ चलोगे। मैं विजिबली सरप्राइज रह गया। मुझे कंपनी ज्वाइन किए सिर्फ क्वार्टर हुआ था। लॉजिकली मैं इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन डायना ने खुद मेरा नाम लिया था, इसलिए मैं सीधे मना भी नहीं कर सकता था। मीटिंग खत्म होने के बाद बाकी लोग बाहर निकल गए, सिर्फ मैं और डायना रूम में रह गए। उन्होंने बिना घुमाए सीधे पॉइंट पर आकर कहा, इस बार वापस जाने पर हमें साइमल्टेनियसली 4 कंपनीज के साथ निगोशिएट करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप सिक्योर करना है। लू ग्रुप का नाम सुनते ही मुझे वेगली समझ आ गया मामला क्या है। मैंने डायना की तरफ देखा, आंखों में हल्की हेजिटेशन थी। विवियन? डायना ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड्स हेजिटेट करने के बाद उन्होंने ऑनेस्ट होना चूज किया। उस दिन सैन फ्रांसिस्को में तुम दोनों के मिलने के बाद विवियन ने प्राइवेटली मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया था। असल में पूरे प्रोजेक्ट की ग्राउंड वर्क उसी ने तब शुरू करवाई थी, तुम्हारे और विवियन के बारे में। उसने मुझे कुछ बातें बताई थी। ऑनेस्टली मुझे लगा ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, इसलिए मैंने कभी टॉपिक नहीं छेड़ा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है और मैं चाहती हूँ कि इसमें एब्सोल्युटली कुछ भी रॉन्ग ना हो। इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस चलकर नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करोगे? मुझे पता है ये थोड़ा प्रिजम्पटिव लग सकता है, लेकिन होप है तुम समझोगे। डायना की बात सुनकर मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गया। मैं कंपनी का न्यूबी था, न कोई पावरफुल बैकग्राउंड, न कनेक्शंस, न एक्सपीरियंस। इतने मैसिव प्रोजेक्ट में मुझे साथ ले जाने का आखिर फायदा क्या था? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवियन का एक्स हस्बैंड था। यही एक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन वो भी मुझे अब्सर्ड लग रही थी। विवियन ने कभी मुझे लाइक नहीं किया, डिवोर्स क्लीन था और उसके बाद उसने मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया। फिर डायना को क्यों लग रहा था कि विवियन मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी? किसी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए मैंने सीधे कार्ड्स टेबल पर रख दी। मैंने पहले डिवोर्स मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा इररिलेवेंट है, लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो मुझे ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ट्रूथ ये है कि विवियन और मैं प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर्स थे। वो मुझे लाइक नहीं करती थी और हमारे मैरिज में कोई रियल इमोशनल बॉन्ड नहीं था। डिवोर्स म्यूचुअल और पीसफुल था। जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो लॉयल्टी को वैल्यू करती है, लेकिन बिजनेस के मामले में हमेशा प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे साथ ले जाने से प्रोजेक्ट के सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे, तो शायद मुझे उस एक्सपेक्टेशन पर कोल्ड वाटर डालना पड़े। मैरिज के बारे में इन्वॉल्व पर्सन से इतना डिटैच्ड डिस्क्रिप्शन सुनकर डायना विजिबली weirded आउट हो गई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, फिर खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें एब्सोल्युटली श्योर है कि विवियन के मन में तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग्स है? मैंने बिना हेजिटेशन तुरंत सिर हिला दिया। मेरी अनवेवरिंग सर्टेनिटी देखकर डायना को अचानक वो बात याद आ गई जो विवियन ने सैन फ्रांसिस्को छोड़ने से पहले उनसे कही थी। मिस डायना, बेन और मैं एक्चुअली मैरिड हैं। टेक्निकली अभी हम सेपरेटेड हैं, लेकिन इस मैरिज में फेल में हुई। वो मुझसे डिसअपॉइंटेड हो गया, इसलिए डिवोर्स चाहता है। बेन बहुत स्टबर्न है। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए एग्री कर लिया। लेकिन पर्सनली मैं इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए खुद को काम करने के लिए। बेन अभी डेफिनेटली पैच अप नहीं चाहता। क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी? थोड़े टाइम तक उसका ध्यान रख लीजिए। एज ग्रेटिट्यूड मैं आपके साथ हेलो प्रोजेक्ट पार्टनरशिप डिस्कस करने को तैयार हूँ। काफी टाइम गुजर चुका था, लेकिन डायना को आज भी विवियन का डिवास्टेटेड एक्सप्रेशन और उसकी सिंसियर टोन क्लियरली याद थी। उन्हें बिलीव करना मुश्किल लग रहा था कि कोई लड़की सिर्फ इमोशनलेस या मैरिज के लिए इतना हाईली कमिटेड प्रोजेक्ट किसी को सिल्वर प्लेटर पर दे देगी। लेकिन क्योंकि विवियन ने अपनी साइड ऑलरेडी बता दी थी और अब मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा प्राई करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बस मेरा फाइनल डिसीजन पूछा। प्रोजेक्ट की चिंता मुझे हैंडल करने दो।
ओवरथिंक मत करो। तुम्हें साथ ले जाने की वजह थोड़ी सेल्फिश जरूर है, लेकिन मोस्टली मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहती हूँ। बस इसे नॉर्मल बिजनेस ट्रिप की तरह ट्रीट करो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करना, ओके? इतने टाइम साथ काम करने के बाद मैं डायना को अच्छी तरह जान चुका। वो स्ट्रेट शूटर थी, पीछे से डर्टी ट्रिक्स खेलने वालों में से नहीं। और ऑनेस्टली ये बिजनेस ट्रिप मेरे लिए जेन्युइनली रेयर अपॉर्चुनिटी, मैं उसे यूं ही थ्रो अवे नहीं करना चाहता। इसलिए आधा दिन सोचने के बाद आखिर मैंने एग्री कर लिया। ट्रिप एग्जैक्टली एक वीक बाद स्केड्यूल थी। अगले कुछ दिन मैं वर्क और पैकिंग में बिजी रहा। सरप्राइजिंगली जितना डिपार्चर डेट करीब आती गई उतना मेरा दिल काम होता। पीछे मुड़कर पास्ट को देखता तो सब किसी डिस्टेंट ड्रीम जैसा फील होता। अब वो ड्रीम खत्म हो चुका और मैं फाइनली पूरी तरह अवेक था। अब मैं पास्ट से क्लिंग नहीं करने वाला। और विवियन वो बस वापस वही बन गई थी जो शुरुआत में थी, एक ओल्ड कॉलेज क्लास में। अगली बार मिलने पे कैसे ट्रीट करना है ये भी मैं पहले ही डिसाइड कर चुका। जब मैंने दोबारा इस फैमिलियर सिटी में कदम रखा तब तक मेरी माइंडसेट पूरी तरह अर्थ शैटरिंग तरीके से बदल चुकी थी। मैं डायना के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। हम लगेज पुश करते हुए कैजुअली लाफ और चैट कर रहे थे। तभी मिड कॉन्वर्सेशन डायना ने दूर उनके पेरेंट्स को हाथ हिलाते देखा। वो तुरंत एक्साइटेड हो गई और मुझे इंट्रोड्यूस करने लगी। लेकिन मुझे पता था रियूनाइटेड फैमिली के पास बात करने के लिए लाख चीजें होंगी। मैं बीच में इंट्रूड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पोलाइटली एक्सक्यूज किया और टेम्पररी उनसे अलग हो गया। मैं अकेला लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी रियलाइज हुआ बाहर हेवी रेन हो रही है। सड़क पर हार्डली कोई कार थी। मैंने राइड हेलिंग ऐप ओपन करके कैब बुक करनी शुरू ही की थी कि अचानक एक ब्लैक सेडान मेरे सामने आकर रुकी। मैंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और अगले सेकंड विवियन को अम्ब्रेला लेकर मेरी तरफ चलते देखा। महीनों बाद उसे देखकर मैं जेन्युइनली स्टन रह गया। वो काफी पतली हो गई थी। डार्क ब्लू ट्रेंच कोट में वो बैम्बू स्टॉक की तरह स्लेंडर और एलिगेंट लग रही थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आएगी। वो सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस छिपे थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था। लॉन्ग टाइम नो सी। बेन कैसे हो? मैंने इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हटकर डिस्टेंस मेंटेन किया। जिंदा हूं समहाउ, मैंने फ्लैट टोन में जवाब दिया। मेरा कोल्ड एटीट्यूड ऑब्वियसली विवियन को हर्ट कर गया, लेकिन उसने जल्दी खुद को कंपोज कर लिया। आखिर अब हम डिवोर्स कपल थे। उसने मेरी सूटकेस की तरफ देखा, फिर बाहर की हेवी रेन। बारिश बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर देती। मैंने फोन स्क्रीन पर ड्राइवर मैच नोटिफिकेशन देखा, फिर बिना डिले किए सिर हिलाकर उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कैब बुक कर ली है। विवियन कुछ सेकंड साइलेंट रही, फिर धीरे से अम्ब्रेला मेरी तरफ बढ़ाया। तो कम से कम अम्ब्रेला ले लो, नहीं तो लगेज पूरा भीग जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो अचानक इतनी केयरिंग क्यों बिहेव कर रही थी। मेरे चेस्ट में एक वीर्ड अनकंफर्टेबल फीलिंग उठने लगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कोल्ड टोन में कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता हमारे कांटेक्ट में रहने की भी कोई जरूरत है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? सीओ ल्यू। मेरी आखिरी लाइन सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने नीडल सीधे विवियन के दिल में घोंप दी हो। उसके स्लीव से बाहर निकला, हाथ हल्का सा कांप गया। उसने मुश्किल से अपने लिप्स पर रिजिड स्माइल लाई। डिवोर्स हो गया तो क्या हम फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते? मैंने फोन पॉकेट में डाला, फिर अपने बैग से खुद अम्ब्रेला निकाल लिया। मेरी कैब धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कामली कहा, डिवोर्स से पहले भी हम बस नॉर्मल क्लासमेट्स थे और अब तुम और मैं कंप्लीटली अलग वर्ल्ड्स के लोग हैं। फ्रेंडशिप फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हर शब्द में इमोशन का एक ड्रॉप तक नहीं था। इस बार विवियन खुद पूरी तरह स्टन रह गई। वो बस चुपचाप देखती रही, कैसे ड्राइवर मेरा लगेज ट्रंक में रख रहा था, कैसे मैं कार डोर खोल रहा था, कैसे मैंने अपना अम्ब्रेला फोल्ड किया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी से कुछ परमानेंटली स्लिप हो रहा हो, कुछ ऐसा जिसे वो चाहे भी तो वापस पकड़ नहीं सकती। अगले ही सेकंड वो अचानक आगे बढ़ी और क्लोजिंग कार डोर पकड़ लिया। बाहर बारिश जोर से बरस रही थी, लेकिन उसकी आवाज उससे भी ज्यादा क्लियर थी। मुझे नहीं लगता हम अलग वर्ल्ड्स के हैं। बेन, शायद तुमने बहुत लोगों को तुम्हारे बैकग्राउंड को लेकर गॉसिप करते सुना होगा। शायद बहुत लोगों ने तुम्हें जज भी किया होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें नीचे नहीं देखा। मैंने कभी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं हो। तुमने हमेशा अपनी लाइफ को शांत तरीके से एक्सेप्ट किया, जो मिला उसे कैरी किया और जो पसंद था उसके पीछे बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई। तुम्हें खुद को कभी लो फील करने की जरूरत नहीं है। लगभग 10 साल से मैं अकेले रह रहा था, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे इतने ऑनेस्टली ये सब कहा था। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, उसकी तरफ देखा और मेरे होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। शायद बहुत टाइम बाद मैंने जेन्युइनली स्माइल किया था। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू। होटल में लगेज ड्रॉप करने के बाद बारिश भी रुक गई। मैंने अपना बैग उठाया और जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया जहां सैम मेरा वेट कर रहा था। जैसे ही हम मिले दोनों ब्रोस सीधे गले लग गए और फिर शुरू हो गया पूरा लाइफ अपडेट सेशन। जब सैम को पता चला कि मुझे विवियन की नेट वर्थ का आधा हिस्सा मिला है, उसका मुंह इतना खुल गया जैसे पूरी डिनर प्लेट निकल जाएगा। उसने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया, आसपास बैठे लोगों के वियर्ड लुक्स को पूरी तरह इग्नोर किया और जोर से चिल्लाने लगा, भाई मेरा ब्रो बिलियनर बन गया है। होली क्रैप, अगर मैं तेरे साथ चिपक गया ना तो मेरी पूरी लाइफ सेट है। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद किया, आसपास के इरिटेटेड कस्टमर से सॉरी बोला और उसे घसीटकर प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गया। अंदर पहुंचते ही सैम ने ड्रामेटिक तरीके से रोने की एक्टिंग की और धीरे से बोला, सच में अकाउंट में पैसे आ गए? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ आ गए, लेकिन ऑनेस्टली खर्च करने में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से गिरा पैसा कभी भी वापस छिन जाएगा। सैम को यह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुल लेक्चर मोड में चला गया। आसमान से गिरा पैसा नहीं है, ये तेरा लीगल इनकम है, विवियन ने खुद दिया है, यूज कर। इसमें शर्म कैसी? ऐसा थोड़ी ना है कि तूने उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर शादी करवाई थी। उसकी बात में लॉजिक था। शायद पहली बार मेरा एंग्जाइटी थोड़ा कम हुआ। मुझे रिलैक्स होता देखकर सैम ने खुशी में मेन्यू उठाया और बिना देखे सीधे वेटर की तरफ फेंक दिया, भाई सबसे एक्सपेंसिव डिशेस ले आओ, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर भी। मैंने हंसते हुए उसे थम्स अप दिया, वाह प्योर नोवो रिचे वाइब्स। सैम ने कॉलर ऊपर करते हुए पूछा, बताओ अभी मेरी एक्टिंग कैसी थी? रिच लोग जैसा लग रहा था ना? मैंने हंसकर कहा, रिलैक्स,
तू ऑलरेडी ओवर एक्टिंग का सीईओ लग रहा है। सैम और जोर से हंस पड़ा। बस देखना, बिल आने के बाद भी क्या हमारे सीईओ बेन इतनी ही एटीट्यूड मेंटेन करते हैं या फिर 50-50 की बात करेंगे। उसका स्मग फेस देखकर मैं बस मुस्कुरा दिया और बिल के लिए बटन दबा दिया। तभी पीछे से एक इरिटेटिंग आवाज आई, हो ये तो बेन है ना। हमने ऊपर देखा तो सेकंड फ्लोर से कुछ लोग नीचे आ रहे थे। मोस्टली हमारे कॉलेज क्लासमेट्स थे और सब चढ़ के आसपास घूम रहे थे जैसे बॉडीगार्ड्स हो। उन्हें देखते ही सैम मेरे करीब झुका और गॉसिप मोड ऑन कर दिया। भाई, तेरे विदेश जाने के दूसरे दिन ही चर्च का 2 टाइमिंग स्कैंडल फूट गया था। इतना बड़ा मैस हुआ कि ट्रेंडिंग सर्चेस तक पहुंच गया। सुना है विवियन की बेस्टीज ने खुद लीक किया था। तब से उसकी रेपुटेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब उसे समझ आया कि गेम खत्म हो गया तब वापस भाग कर आया। उसका फेस देखना चाहिए था, प्योर पैनिक मोड। मैं अभी टेबल से उठाई था कि चैड ने शायद हमारी बातें सुन ली। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने मुझे घूरते हुए एरोगेंट टोन में कहा, बेन तू विदेश नहीं गया था, वापस क्यों घुस आया? क्या लगा लौट कर आएगा तो विवियन तुझे फिर चांस दे देगी? उसने पहले भी तुझे भाव नहीं दिया था, अब तो बिल्कुल नहीं देगी। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता था कि उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों थी। मैं विवियन से डिवोर्स हो चुका था और मुझे सर्कस से आर्ग्यू करने में जीरो इंटरेस्ट था। मैंने बिल पे किया और सैम को लेकर निकलने लगा, लेकिन मेरी ये इंडिफरेंस चैड को और ट्रिगर कर गई। वो सीधे मेरे सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तूने मेरी शादी खराब की, विवियन की आधी एसेट्स ले ली। तू बस एक स्कीमिंग गोल्ड डिगर है जिसे लकी जैकपॉट मिल गया और अब एटीट्यूड दिखा रहा है। और उसके पीछे खड़े उसके चमचे भी हंसने लगे। सैम का खून खौल गया और वो लड़ने आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैं शांत आवाज में चैड की आंखों में देखते हुए बोला, वो पैसा विवियन ने अपनी मर्जी से दिया था और जहां तक तेरे रूमर्स की बात है वो भी पूरी तरह लेजिटिमेट और फैक्चुअल है। इतना बोलकर मैं सैम को लेकर निकलने लगा, लेकिन मेरी बात सीधे चैड के ईगो पर लगी। वो गुस्से में पागल हो गया और पास से गुजर रहे वेटर को जोर से धक्का दे दिया। गर्म सूप हवा में उछला, सीधे मेरी और सैम की तरफ आने वाला था। तभी अचानक विवियन सामने आ गई। उसने हम दोनों को पीछे खींच लिया और पूरा बॉइलिंग हॉट सूप खुद पर ले लिया। उसका बायां हाथ पूरी तरह जल गया। कुछ ही सेकंड में स्किन पर काउंटलेस ब्लिस्टर्स निकल आए। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। चढ़ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवियन अचानक वहां आ जाएगी। वो पैनिक होकर उसकी तरफ भागा और इंजरी चेक करने की कोशिश करने लगा। विवियन दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसने संभव खुद को संभाला। उसने दांत भींचे और चढ़ को ऐसी बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा कि पूरा रूम साइलेंट हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में मैंने अब तक तुम्हारी हरकतों को इग्नोर किया, लेकिन अगर तुमने खुद को चेंज नहीं किया तो मुझे तुम्हें ऐसा लेसन सिखाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। चढ़ कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन विवियन ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। वो हम दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आई। ऑनेस्टली हम अभी भी शॉक में थे। रात की ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। मैंने उसकी बाह पर पड़े उस भयानक बर्न को देखा। स्किन पूरी लाल हो चुकी थी, कुछ जगहों पर ब्लिस्टर्स भी उठने लगे थे। मैंने बिना कुछ बोले उसकी पॉकेट से एक कार कीज निकाली और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। नर्स ने जैसे ही उसका हाथ देखा वो लिटरली घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। लेट नाइट था और सैम को अगले दिन सुबह जल्दी काम पर जाना था। मैंने कई बार समझाया, तब जाकर वो घर जाने को रेडी हुआ। इमरजेंसी रूम में आखिरकार सिर्फ हम 4 लोग बचे थे। मैं पीछे मुड़ा और विवियन को देखा। वो अब भी दर्द सहने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना जमा हो रहा था। मैंने 2 टिश्यूज निकाले और धीरे से उसका स्वेट वाइप किया। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। शायद इसलिए उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी चोट की वजह तुम नहीं हो। उसने तुम्हें टारगेट किया क्योंकि इश्यू मेरे साथ था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मुझे पता था कि इस वक्त कौन सही है कौन गलत। ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने प्रिस्क्रिप्शन उठाया और मेडिसिन लेने चला गया। वापस आया तो उसकी ड्रेसिंग हो चुकी थी। डॉक्टर ने लंबी इंस्ट्रक्शंस दी, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, कितनी बार मेडिसिन लगानी है, सब डिटेल में समझाया। उसके बाद फाइनली हमें जाने दिया गया। मैं विवियन को ड्राइव करके वापस उसके विला ले आया, उसी घर में जहां मैं कभी रहता था। लिविंग रूम आज भी लगभग वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। एक सेकंड के लिए मेरी नजरें वहीं अटक गईं। बटलर ने जैसे ही मुझे देखा उसकी आंखें लिटरली चमक उठी। वो जल्दी से आगे आया और नॉन स्टॉप बोलने लगा, मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। आपके जाने के बाद से मिस हर। तभी उसकी नजर विवियन के घायल हाथ पर गई और वो वहीं फ्रीज हो गया। मिस, आपको क्या हुआ? मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैंने उसकी बाकी बातें सुनी ही नहीं। मैंने मेडिसिन का बैग उसके हाथ में दिया, डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शंस वर्ड बाय वर्ड रिपीट की और फिर वापस मुड़ गया। मैं जैसे ही जाने लगा विवियन बस मेरी बैग को देखती रह गई। उसके अंदर एक अजीब खालीपन फैल रहा था। वो शायद मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन वर्ड्स उसके होठों तक आकर रुक गए। उसकी वो डिसअपॉइंटेड और हेजिटेंट एक्सप्रेशन बटलर से छिपी नहीं। वो खुद एंजाइटी से मरने वाला था। उसने सब इग्नोर किया और सीधे मेरे पीछे भागा। फिर जो इतने दिनों से अंदर दबा कर रखा था सब एक सांस में बोल दिया, मास्टर प्लीज मत जाइए। पिछले 3 महीनों से मिस बस काम करती और बाकी पूरा टाइम आपके लगाए हुए फ्लावर्स को देखती रहती। स्लीप में भी आपका नाम बोलती हैं। हर हफ्ते यूएस तक जाती हैं सिर्फ आपको देखने, लेकिन डिस्टर्ब करने से डरती हैं, इसलिए कांटेक्ट भी नहीं करती। बटलर की एक भी बात मुझे पहले नहीं पता थी। मुझे जेन्युइनली लगा था कि विवियन पूरी तरह मूव ऑन कर चुकी है और अपनी नई लाइफ में बिजी है। ये सब सुनकर मेरा पहला रिएक्शन बस यही था कि ये सब अनरियल लग रहा था। विवियन तो हमेशा चढ़ को पसंद करती थी ना, फिर वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए इतना सब कैसे कर सकती थी? इसलिए मैंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। मैंने बटलर की तरफ सीरियसली देखा और शांत आवाज में कहा, अंकल जाओ, मेरा और विवियन का डिवोर्स हो चुका। मैं पास से बाहर निकल चुका हूँ। अब लू हाउस होल्ड में जो भी होता है उसका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज अब मुझे मास्टर मत कहिए, आगे से सिर्फ बेन कहिए। काफी लेट हो गया है, मैं निकलता हूँ।
आप अपना ध्यान रखिए। 2 दिन रेस्ट करने के बाद मैं फिर सीधे काम में डूब गया। मैं डायना के साथ प्रोजेक्ट पार्टनरशिप्स के हर छोटे डिटेल पर नेगोशिएशन कर रहा था और ऑनेस्टली बहुत कुछ सीख भी रहा था। प्रोजेक्ट सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा था, बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के सब नेचुरली सेटल होता जा रहा। लू ग्रुप के साथ नेगोशिएशंस के दौरान विवियन खुद कभी सामने नहीं आई। उसने सिर्फ कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भेजा। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और तैयार कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने टर्म्स चेक करने के बाद कोऑपरेशन में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन रख दी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान दोनों कंपनीज के बीच डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर सिर्फ मैं रहूंगा। डायना ने तुरंत मेरी तरफ देखा। वो पहले ही समझ चुकी थी कि ये डेफिनेटली विवियन का आइडिया है। वो इस पार्टनरशिप के जरिए मुझे अपनी लाइफ से कंप्लीटली दूर नहीं जाने देना चाहती। थोड़ी देर सोचने के बाद डायना ने फैसला किया कि फाइनल डिसीजन मुझे लेना चाहिए। इसलिए लू ग्रुप बिल्डिंग से निकलने के बाद हम दोनों एक कैफे में बैठ गए। थोड़ी देर साइलेंस के बाद डायना ने धीरे से पूछा, बेन, मुझे पता है यह अचानक है, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मुझे अपने और विवियन की मैरिज के बारे में बता सकते हो? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बता दी। 4 साल क्लासमेट्स, 3 साल मैरिज, लगभग मेरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा। लेकिन जब मैंने वो कहानी किसी और को सुनाई तो अजीब तरीके से वो बिल्कुल हल्की लगी, जैसे मैं अपनी किसी और की स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। वो मेमोरीज जिन्होंने काउंटलेस डार्क नाइट्स में मुझे संभाला था, वक्त के साथ धीरे धीरे पूरी तरह घिस चुकी थी। डायना पूरी स्टोरी सुनने के बाद कुछ देर बिल्कुल साइलेंट बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उस मोमेंट में शायद कोई वर्ड्स इनफ थे ही नहीं, सिर्फ साइलेंस था। मैंने उसकी सिंपैथेटिक और रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन देखी, फिर हल्का सा स्माइल किया। मेरी आवाज में अब वो शांति थी जो सिर्फ सच में मूव ऑन कर चुके इंसान में होती है। मुझे पता है तुम किस बात से वरीड हो। तुम प्रोजेक्ट जीतना चाहती हो, लेकिन साथ में ये भी नहीं चाहती कि मैं फिर हर्ट हो जाऊं। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया ताकि तुम समझ सको कि मैं ऑनेस्टली अब पूरी तरह आगे बढ़ चुका हूँ। उनकी इस डिमांड के पीछे रीजन कुछ भी हो, मेरे लिए ये बस एक जॉब है जिसे मुझे प्रोफेशनली कंप्लीट करना है। हो सकता है मेरे पास एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन जब तक तुम और पूरी टीम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और किसी को डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। मेरी फर्म आवाज सुनकर डायना की आंखें भर आईं। उसके लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था, ये उसकी पूरी कंपनी का फ्यूचर था। सक्सेस या फेलियर सब कुछ इसी पार्टनरशिप पर डिपेंड कर रहा था। और इस पूरे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस था बेन। उसे पता था कि वो सिचुएशन का फायदा उठा रही है। शायद थोड़ा डर्टी भी था ये सब, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे विवियन की फीलिंग्स को लेवरेज करके ही इस डील को आगे बढ़ाना था। लकीली बेन उसकी मजबूरी समझ रहा था और बिना शिकायत उसके साथ खड़ा था। शायद 1000 बार थैंक यू बोलने के बाद भी उसकी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं होती। इसलिए आखिर में बस दोनों ग्लासेस हल्के से टकराए और साइलेंस में सारी बातें समझ आ गई। अप्रैल के आखिर में डायना ने चारों साइन कॉन्ट्रैक्ट्स केयरफुली पैक किए और सैन फ्रांसिस्को वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। हम काफी देर तक बस चुपचाप हग करके खड़े रहे। फिर दूर जाते हुए उसने अचानक रुककर मेरी तरफ देखा और आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो शायद काफी समय से उसके मन में था। आखिर वो लड़की तुम्हारी 7 साल की फीलिंग्स थी। अब जाकर उसे खुद समझ आया कि वो सच में क्या फील करती है। क्या तुम उसे सच में दूसरा चांस नहीं दोगे? मुझे पता था डायना जेन्युइनली चाहती थी कि मैं खुश रहूं, लेकिन उन 7 सालों का दर्द सिर्फ मैं जानता था। वो स्ट्रगल, वो टूटना, वो धीरे धीरे खुद को पास्ट से बाहर घसीटना। अगर बात सिर्फ किसी इम्पॉसिबल चीज को चाहने की होती तो शायद इतना हर्ट नहीं होता, बस एक रिग्रेट बनकर रह जाता। लेकिन मैंने तो उस दूर चमकते चांद को सच समझ लिया था। मुझे लगा था आखिरकार रोशनी मेरे हाथों में आ गई है, लेकिन जब हाथ बढ़ाया तब समझ आया वो बस पानी में दिखती हुई रिफ्लेक्शन थी, एक इल्यूजन। उसी दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि दोबारा आसमान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। कुछ चीजें सिर्फ दूर से अच्छी लगती, उन्हें पास लाने की कोशिश इंसान को तोड़ देती। इसलिए मैंने सिर्फ एक जवाब दिया ना, लाइफ में 2 ओवर्स नहीं होते, हमें हमेशा आगे देखना पड़ता। रोज कम्यूट आसान बनाने के लिए मैंने एक रूफटॉप अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया, लेकिन अगले दिन सामने वाली यूनिट में कोई शिफ्ट हो गया और नेचुरली वो विवियन थी। जिम्बे में उसके रहने के पूरे महीने के दौरान मैं उससे लिटरली हर जगह टकराने लगा। कभी सुपरमार्केट की एसले में, कभी हॉट पॉट रेस्टोरेंट के बाहर, कभी पार्क के किसी रैंडम कॉर्नर पर। उसकी स्टेटस की लड़की इन जगहों पर बिल्कुल फिट नहीं होती थी। मुझे साफ समझ आ गया था वो मुझे स्टॉक कर रही है। कभी कभी हम कैजुअली हाई हेलो कर लेते जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स हो, और कई बार वो बस बिना कुछ बोले मेरे पीछे शैडो की तरह चलती रहती। धीरे धीरे मैं इसकी आदत डाल बैठा। मैंने इसे ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे मैंने फ्री बॉडीगार्ड हायर कर लिया हो। नेबर बनने के बाद तो मिलने के चांसेस और बढ़ गए। विवियन के चेहरे की स्माइल भी दिन ब दिन ब्राइटर होती जा रही थी। कभी वो खुद पूछती वॉक पर चलोगे, कभी डिनर के लिए बुलाती, कभी हैंग आउट करने की कोशिश करती, और मैं हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर मना कर देता। हर रिजेक्शन के बाद विवियन को लगता शायद अब अगली बार नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन वो फिर वही ब्राइट स्माइल लेकर मेरे सामने खड़ी होती। उसे इतनी कोशिश करते देखकर मुझे अचानक कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब मैं चैट के पीछे ऐसे ही घूमता था। मैं भी बिल्कुल उसी की तरह था, हमेशा डरता रहता था कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए खुद को बदल बदल कर उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता। धीरे धीरे खुद को ही खो दिया था। लेकिन मैं चैट नहीं था। मैं उसकी डेस्परेट एफर्ट्स का मजा लेकर अपने ईगो को फीड नहीं करना चाहता, ना ही उसे इंटेंशनली होप देकर बांध कर रखना चाहता। मुझे बस अपनी लाइफ पीसफुली जीनी थी, हर दिन अच्छे से जीना था और खुद को एंजॉय करना था, बस इतना ही। टाइम धीरे धीरे निकलता गया। स्प्रिंग से समर, फिर लेट ऑटम और आखिर में अर्ली विंटर आ गया। लगभग 1 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट फाइनली एंड तक पहुंच गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला दिन कोइंसिडेंटली मेरा 25वां बर्थडे भी था। मैंने उसी दिन की सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट बुक कर ली। डिपार्चर से 1 रात पहले मैं देर रात तक पैकिंग करता रहा। तभी अचानक नोटिस किया कि बाहर स्नो गिर रही थी। क्लॉक ने जैसे ही रात के 12 बजाए मेरे दूर पर नॉक हुआ।
मैंने डोर खोला तो सामने विवियन खड़ी थी। उसके हाथ में बर्थडे केक था। वो स्माइल करते हुए मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा सैडनेस साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर जल्दी से अपनी यूजुअल काम एक्सप्रेशन वापस पहन ली। मैंने पोलाइटली उसे थैंक यू कहा। कैंडल्स जलाने के बाद मैंने आंखें बंद करके विश मांगी। जब आंखें खोली, विवियन मुझे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। क्या विश मांगी? पिछले साल वाली सेम विश। उसकी ये बात सुनते ही कॉन्वर्सेशन लगभग वहीं फ्रीज हो गई। विवियन को पिछले साल वाला बर्थडे याद था और उसके होठों की स्माइल धीरे धीरे दर्द में बदल गई। मैंने नजरें झुका ली, उसकी आंखों से बचते हुए। कमरे में लंबे समय तक साइलेंस छाया रहा। फिर अचानक विवियन ने बहुत अजीब सा सवाल पूछा, बेन, पिछले साल जिस दिन तुम जा रहे थे तब मुझे देखकर तुमने क्या कहा था? उस वक्त मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। ऑनेस्टली मुझे खुद भी याद नहीं था। कुछ मेमोरीज इतनी ठंडी, इतनी भारी होती हैं कि इंसान उन्हें दोबारा छूना ही नहीं चाहता। असल में वक्त ने उन मेमोरीज को काफी पहले ही धुंधला कर दिया था। मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि इंसान के दिमाग में आखिर तक सिर्फ वही चीजें साफ बचती हैं जो उसे याद करके दिल को सुकून दे, वार्मथ दे। और उस मोमेंट में जब एक नया साल शुरू हो रहा था, मैंने जेन्युइनली यही विश की कि आगे जिन लोगों से भी मेरी मुलाकात हो उनकी जिंदगी स्मूथ रहे। इसलिए मैंने वहीं खड़े खड़े 2 रैंडम लाइंस बना दी और उन्हें मेमोरी कह दिया। मैं तुम्हारी हैप्पीनेस विश करता हूँ और अपनी भी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो विंडो के बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर तरफ बस बर्फ थी। पूरा शहर फ्रीजिंग वंडरलैंड बन चुका था। स्नो अब भी लगातार गिर रही थी। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मैंने विवियन को सड़क किनारे खड़े देखा। वो खुद आगे बढ़ी और बिना कुछ पूछे मेरा लगेज पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब मिक्सचर था, सैडनेस, होप, फियर, सब कुछ। स्नो बहुत हैवी है, तुम्हें कैब नहीं मिलेगी, मैं छोड़ देती हूँ। इस बार मैंने मना नहीं किया। मुझे महसूस हो रहा था कि उसके पास अब भी कुछ बातें बची हुई हैं और शायद मेरे अंदर भी कुछ अनफिनिश्ड चीजें थी जिन पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी था। कार धीरे धीरे चलने लगी, इतनी धीरे कि ऑलमोस्ट रेंग रही हो। मुझे नहीं पता रोड स्लिपरी थी या विवियन जानबूझकर स्पीड कम रख रही थी, लेकिन लकीली मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उस विंडो के बाहर गिरती स्नो को चुपचाप देखता रहा। सेकंड धीरे धीरे गुजरते रहे। आखिरकार विवियन उस सफोकेटिंग साइलेंस को और हैंडल नहीं कर पाई। उसने धीरे से बात शुरू की। शायद वो इस आखिरी मौके पर मुझे रोकना चाहती थी। बेन, तुम्हें हमारी मैरिज के 2nd ईयर वाली क्रिसमस याद है? तब भी ऐसी हैवी स्नो हो रही थी। मॉम की तबीयत खराब थी और तुम मुझे टेंपल लेकर गए थे उनके लिए प्रे करने। उसने हल्की सांस ली और आगे बोली, वहाँ मैंने अपनी लव लाइफ के लिए फॉर्च्यून निकाला था। उसमें लिखा था, विशिंग टू विन अ सिंगल हार्ट। उसकी बातें सुनकर वो मेमोरी सच में दिमाग में फ्लैश हुई। फॉर्च्यून निकलने के बाद मंक ने हम दोनों को देखकर बहुत अजीब सी बात कही थी। डेस्टिनी हेवन तय करता है, लेकिन ट्रायल्स पहले से लिखे जाते हैं। अगर समय रहते अवेकनिंग हो जाए तो वही सबसे अच्छा रास्ता है। उस वक्त मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मुझे लगा था शायद मंक मुझे कोई लाइफ लेसन दे रहा है। काफी लंबे समय तक मैं उसकी बातों के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उस समय मैं सच में विवियन के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर सब साफ दिखता था। वो फॉर्च्यून मेरे बारे में नहीं था और जिस इंसान के साथ वो जिंदगी बिताना चाहती थी वो भी मैं नहीं था। शायद शुरुआत से ही जवाब सामने था। ये सोचकर मेरे होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे ज्यादा याद नहीं। विवियन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई, फिर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। अब वो हमारी मैरिड लाइफ की छोटी छोटी बातें याद दिलाने लगी। कुछ चीजें मैं भूल चुका था, लेकिन वो हर छोटी डिटेल परफेक्टली याद रखे हुए। मुझे नहीं पता पिछले 1 साल में उसने कितनी बार इन मेमोरीज को अपने दिमाग में दोहराया हो, लेकिन उसे हर मोमेंट शब्दों तक याद था। वो डेस्परेटली उन वार्म मेमोरीज के जरिए मुझे वापस फील करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे पास्ट में खोया हूँ। धीरे धीरे कार एयरपोर्ट पहुंच गई। मैंने अपना सूटकेस उठाया और बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से विवियन ने मुझे पुकारा। उसने एक छोटा बॉक्स निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में डेस्परेट होप साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक पेयर ऑफ ब्रेसलेट्स था। मैं उन्हें पहचान गया। ये वही ब्रेसलेट्स थे जो एल्डर मैडम लियो हमेशा पहना करती थी। मैंने सुना था वो लियो फैमिली हेirloom है। मैं समझ नहीं पाया वो मुझे ये क्यों दे रही थी। अगर ये फेयरवेल गिफ्ट था तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। एक बार फिर रिजेक्ट होने के बाद विवियन के चेहरे पर स्माइल तक नहीं बची। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कई बार टूट गई। उसके चेहरे पर ऐसी डिस्परेशन थी जैसे वो आखिरी बार कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। प्लीज बस रख लो, ये मेरी तरफ से है और मॉम भी यही चाहती है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी आवाज अब भी काम और डिस्टेंट थी। मुझे पता है इस गिफ्ट का मतलब क्या है, इसलिए मैं इसे नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है। इसलिए बेहतर यही है कि हम वहीं लौट जाएं, जहाँ से शुरू हुए थे। मेरी हर बात सीधे विवियन के दिल में उतर रही थी। वो स्नो में वहीं खड़ी रह गई, हेल्पलेस होकर मुझे दूर जाते हुए देखती रही। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ स्नो लगातार गिरती रही, धीरे धीरे उसके बालों पर जमती रही, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर वाली व्हाइट हेयर जिसका सपना उसने देखा था, लेकिन जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। फ्लाइट आखिरकार उड़ गई। जिंगबे की फ्रीजिंग विंटर पीछे छूट गई। मैंने विंडो से बाहर देखा। प्लेन ग्रे क्लाउड्स को चीरता हुआ ऊपर निकल चुका था, जहां सिर्फ एंडलेस सनलाइट थी। मैंने सीट पर पीछे से टिकाया और काफी समय बाद मेरे चेहरे पर जेन्युइनली रिलैक्स्ड स्माइल आई। मेरे दिल के अंदर जमी सारी बर्फ आखिरकार पिघल चुकी थी। मेरी स्प्रिंग आखिरकार आ गई थी।